हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका एक टॉपिक लिया है हमने प्रकाश का अपवर्तन। इनके हम कराएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार से हम बताएंगे चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो देखो आपको चित्र दिख रहा होगा और लिखा है नीचे दिए गए चित्र में आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान क्रमशः क्या होंगे। बेटा आपतन कोण के मान और अपवर्तन कोण के मान आपको बताना है। अब देखो इसमें दिया गया है, देखो चित्र ऐसे दिया गया, ऐसे चित्र दिया गया है और ये बेटा अविलंब हो गया, ये हो गया अविलंब हो गया, ठीक है ना। ये पृथक कार्य पृष्ठ हो गया, ये M1 M2 हो गए, ठीक है ना। ये पृष्ठ के पृष्ठ हो गया। इस तरीके से एक किरण देखो ऐसे दिख रहा है, एक किरण ऐसे आ रही है और अविलंब की तरफ ऐसे थोड़ी सी झुक रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे ताकि बहुत अच्छे से तरीके याद हो जाए। और ये लिखा है N1 और ये लिखा है N2 लिखा हुआ है और ये A पॉइंट है। ये लिखा हुआ है। अब देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या कैसे, देखो ध्यान समझना है पहचानने का तरीका। देखो इसमें से ये जो माध्यम दिया गया है ये बेटा पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अगर मान लो कोई किरण आ रही है और अभिलंब की तरफ झुक रही है, बेटा देखो अभिलंब की तरफ झुक रही है, किरण को जानी थी ऐसे लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। अगर अभिलंब की तरफ झुके तो कौन सा, ये दूसरा माध्यम हो जाएगा सघन। तो पहला माध्यम अपने आप कौन सा बन जाएगा, विरल माध्यम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो यही हम आपको बता रहे हैं, जैसे ऐसे किरण आ रही है, ये अभिलंब हो गया, ऐसे किरण आ रही है और ये अभिलंब से दूर हट रही है, क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रही है। ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो जो दूसरा माध्यम हो जाए होगा, अगर अभिलंब से दूर किरण हट रही है दूसरे माध्यम, तो दूसरा माध्यम हो जाएगा विरल। तो बेटा पहला माध्यम कौन सा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। एक अगर सघन होगा तो एक क्या हो जाएगा, विरल अपने आप चला जाएगा। तो देखो इसमें क्या बताना है हमें इसमें बताना ये है कि आपतन कोण व अपवर्तन कोण के मान क्रमशः क्या हो। बेटा आपतन कोण क्या होता है, देखो चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये है आपतित किरण। आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या लिखा, अपवर्तित किरण या निर्गत किरण, अपवर्तित किरण या निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, सॉरी क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको R से लिखा जाता है, ठीक है ना, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो क्या कैसे हो जाएंगे, याद करो एंगल है OAN डैश। तो क्या हो जाएगा बेटा OAN डैश। तो ये आपतन कोण का मान हो गया। अपवर्तन कोण का मान कौन सा हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखा, ये कौन सा बिंदु लिया गया, ये B लिया गया है, ये कौन सा लिया गया, B लिया गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा BAN2, क्या हो जाएगा, सॉरी N1 है, तो ये क्या हो जाएगा BAN2, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला भाई, कौन सा सही निकलेगा, OAN1 और कौन सा BOAN1, OAN1 B और C में है। इसके बाद देखो B और C में कोई हो सकता है, इसके बाद लिखा BAN2, देखो उसमें लिखा BAM2 और इसमें लिखा BAN2 बोलो या फिर N2AB बोलो। जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, इनको अदल बदल सकते हैं, ये किनारे वाले अदल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा बीच में ही दोनों रहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही निकला, C बिल्कुल सही जवाब है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके न्यूमेरिकल हमने कराए हैं तो उनको जरूर देख लेना। प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल कराए हैं। फिर से देखो दूसरा भी चित्र आ गया। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम A और माध्यम B में है। इसमें देखो किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे दिया गया है और ये बेटा अविलंब हो गया और किरण देखो ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है, ठीक है।
तो किरण ऐसे जा रही, तो ये वाला ऐसे इधर से जा रही, इधर की ओर जा रही है। ये माध्यम हमने लिया, माध्यम ए हो गया, और ये बेटा माध्यम कौन सा हो गया, माध्यम बी हो गया, ये याद रखना। तो इसमें ये कह रहा कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो बेटा दिया गया है, तो देखो अब तुमको दिख ही रहा होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये एंगल कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना जो सघन माध्यम का जो एंगल होता है, याद रखना जो सघन माध्यम का जो एंगल होता है वो हमेशा छोटा बनता है, और जो विरल माध्यम का जो एंगल बनता है ये कैसा हो जाएगा, देखो ये अविलंब के समीप जा रही, तो बेटा ये हो जाएगा सघन माध्यम, ये कैसा हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा, और ये विरल माध्यम हो जाएगा। अगर ये सघन तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए क्या लिखा है, एक से अधिक, बी क्या लिखा है, एक से कम, और क्या लिखा है, एक के बराबर और शून्य। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू होता क्या है, n इक्वल टू क्या होता है बोलोगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है, इतना दिया गया। अब हटाओ उस चीज को, हटाओ, मतलब कि पहला माध्यम ये आई हो जाएगा, और दूसरा माध्यम यही तो कह सकते हैं आई अपॉन आर। देखो समझने का तरीका बता रहे हैं, तो अब तुमको दिख ही रहा होगा ये आई हो गया, ये आर हो गया। अच्छा बताओ आई की वैल्यू ज़्यादा है, आई की वैल्यू ज़्यादा है तो सोच लो कि 4 अगर होगा, सोचो 4 होगा, तो बेटा इसको मान लो 2, 4 से छोटा मान लो ना, क्योंकि आई की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको मान लो 4, माना 4 हो गया, और आर की वैल्यू छोटी तो 4 से कम मान लो, 2 मान लिया हमने, तो बेटा 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या हो जाएगी, 1 से अधिक ही आएगी, क्या आ जाएगी, 1 से अधिक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड का कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ये हो गया। लिखा जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जाने पर अविलंब से दूर हट रही हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो कह रहा है वो अविलंब से दूर हट रहे हैं, ऐसे ऐसे दूर हट रहे हैं। देखो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अविलंब से दूर हट रहे हैं। बेटा अगर अविलंब से दूर हट रही है तो दूसरा माध्यम कौन सा, ये पहला माध्यम, तो दूसरा माध्यम जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। अगर ये विरल हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये 100% कैसा होगा, सघन। दोनों विरल और दोनों सघन नहीं हो सकते हैं। अगर ये वाला विरल है, सेकंड वाला विरल, तो पहला क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। याद रखना अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और अविलंब से अगर दूर हट रही है तो दूसरा माध्यम विरल हो जाएगा, अतः पहला माध्यम सघन हो जाएगा। अगर प्रकाश किरण अविलंब के क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है और अगर अविलंब के समीप जा रही है, अविलंब के सपोज दैट, सोचो अगर अविलंब के समीप चली जाए, ऐसे चली जाए, जानी थी ऐसे लेकिन चली गई ऐसे। याद रखना अविलंब के अगर इधर आ गई, देखो अविलंब के समीप आ गई तो बेटा ये सा से समीप और सा से सघन, तो ये हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किरण ऐसे गई है, ठीक, तो याद रखना। तो क्या कह रहा भाई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, है विरल से, भाई यही सही है वाला, सघन से विरल में तो जा रही है, तो ये वाला ही सही निकल जाएगा। तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव की क्लास जरूर देखो, क्योंकि इसमें आपको पूरी थ्योरी में रिवीजन करवा देंगे, जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करवा देंगे, आपको केवल देखना है बस। लिखा प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R में सही संबंध क्या है। तो देखो आइए आपको चीजें बताते हैं। अगर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, अविलंब से दूर हट जा रही है, अविलंब से दूर हट गई, देखो अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। किरण को जाना था ऐसे, लेकिन ये अविलंब से दूर हट गई, तो बेटा ये दूर हट गई, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विरल, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बोलोगे सघन हो जाएगा। कौन सा, 4th नंबर का, ठीक है। अगर ऐसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ठीक। अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है और अविलंब के अगर समीप जा रही है, जाना था ऐसे सीधा, अगर इसका एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो सीधे तो ऐसे जाएगी, लेकिन ऐसे जा रही है, तो अविलंब के समीप आ रही ना, तो सा से समीप और सा से सघन, सघन, और अगर ये वाला सघन तो ये वाला कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा विरल बन जाएगा। तो याद रखना। अगर मान लो, देखो ध्यान समझो, ये ऐसे एंगल है और ठीक है ना, और ये ऐसे है, अगर किरण ऐसे सीधे सीधे जा रही तो बेटा ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर हो जाने चाहिए, ये वाले शीर्षाभिमुख कोण से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये क्योंकि सीधे जा ही नहीं रही है। तुम ध्यान से देखो, ये आई हो गया, ठीक,
देखना, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो देखो विरल में दूर हटेगी, तो बेटा ये दूर हटेगी तो मतलब इसका मतलब ये आर का मान देखो, अगर ये वाला होता तो आई के बराबर होता, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो आर का मान हो रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन आई। ये चीज़ याद रखना, आर इज ग्रेटर देन आई। अगर आर इज ग्रेटर देन आई वाला मैटर बन जाए, याद रखना आर इज ग्रेटर देन आई। अगर आर का मान ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आर का मान अगर ज़्यादा आ रहा है तो बेटा जो दूसरा माध्यम होगा वो विरल हो जाएगा। याद रखना, इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो कहीं पर। अगर अब ये कंडीशन देखो, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसकी बात करें, ये वाला देखो, ये एंगल छोटा हो गया, कोण एंगल पूरा ये था देखो, आई का मान इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख से ये बराबर होगा, लेकिन देखो इतना एक कम हो गया, ये कम होकर सिकुड़ गया तो आर हो गया। तो अब लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन आर। अगर ये कंडीशन बन जाए कि आई का मान अगर बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, आई का मान अगर बड़ा, मतलब आर का मान अगर छोटा हो गया, आर का मान कैसा हो गया, छोटा हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर इज लेस देन आई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आर का मान अगर छोटा हो गया तो बेटा दूसरा माध्यम कैसा बन जाएगा, दूसरा बोलोगे तो सर सघन माध्यम बन जाएगा। अगर दूसरा सघन है तो बेटा पहला विरल हो गया। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, मतलब कि आर इज ग्रेटर देन आई और आर इज लेस देन आई। तो देखो आर और आर आई के बराबर हो ही नहीं सकता, ये बराबर तभी होगा जब पहला और दूसरा माध्यम सेम हो, अपवर्तनांक दोनों के सेम हो, तब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो लेकिन इसमें लिखा क्या है कि प्रकाश किरण आपतन कोण आई, मतलब कि ठीक है, सही संबंध बताओ कौन सा है। तो देखो ये वाला क्या सिंगल ये वाला ऑप्शन होगा, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर, ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला भाई दोनों है ना, दोनों तो नहीं दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कहा जा सकता है, इसमें कहा जा सकता है जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। तो भैया बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन दिया गया है, याद रखना। ये देखो 2024 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये वाला 2024 में पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो याद रखना। देखो इतना दिमाग लगाना है कि आई इस मतलब कि आई और आर जो है आपस में बराबर नहीं आएंगे। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो बेटा दूसरा माध्यम विरल, अगर दूसरा विरल है तो पहला सघन हो जाएगा। अगर आई इज ग्रेटर देन आर है तो मतलब आई की वैल्यू ज़्यादा है, अगर आई की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या कम, अगर आर की वैल्यू कम तो दूसरा माध्यम सघन हो जाएगा। अगर दूसरा सघन हो गया तो बेटा पहला कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बताओ आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलो भाई चर्चा करते हैं हम लोग फिर। आगे कौन सा क्वेश्चन है, हाँ देखो लिखा हुआ है कि पानी से भरे, देखो 2025 में पूछा गया सवाल है, पानी से भरे कांच के बीकर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखना ध्यान से। पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देख मतलब कि किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ठीक ना। इसके लिए उत्तरदायी प्रक्रिया परिघटना कौन सी होती है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जैसे कि मान लो अगर हमने ऐसे इसमें एक पानी से भरा हुआ ये है, इसमें ऐसे नींबू रख दिया, नींबू है रियल में इतना छोटा लेकिन वो हमें इतना बड़ा दिख रहा है, क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर मान लो हमने एक पेंसिल ऐसे, पेंसिल तो सीधी होगी लेकिन पेंसिल हमें मुड़ी हुई, कुछ ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है, कुछ मुड़ी, रियल में तो ऐसे जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो याद रखना ये घटना कौन सी हो जाएगी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो डी बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है और बोर्ड में दिख रहा होगा, लिखा प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो जाएं तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी। तो भैया जब अपवर्तन क्या हो जाएंगे, अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाए। अगर अपवर्तनांक समान होगा तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, मतलब इसका विचलन नहीं होगा। अगर मान लो माध्यम अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो प्रकाश अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है और इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर मान लो अभिलंब से दूर जा रही है, अभिलंब ये कौन सा हो गया, ये अभिलंब हो गया, हमने इसको अभिलंब मान लिया,
चलो देखते हैं जरा, इसको हमने अविलंब मान लिया। अगर अविलंब से दूर जा रही है तो ये बेटा ये वाला माध्यम हो जाएगा विरल। अगर ये विरल हो गया तो ये वाला कैसा हो जाएगा, इसको बोलोगे ये तो सघन हो गया। ये सारी चीज़ होती है। एंगल, अब इसको सीधे खींचो, अगर ये सीधे जाता तो कुछ ऐसे जाता कि नहीं जाता, सोचो ऐसे जाता। तो ये जो विचलन हुआ कितना, आखिर जाना था इतना, इतना जाना था। ये देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब शीर्षाभिमुख कोण जो है आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन इतना ये इतना एक्स्ट्रा है, ये उधर दूर जा रहा है। तो ये हो गया आई, बेटा ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया आर। तो विचलन कितना होगा, तो बोलोगे ये विचलन हो गया आर माइनस आई, आर माइनस आई, ये सारी चीज़ें। तो विचलन इसी को बोला जाता है। ये विचलन हो गया कि आर माइनस आई होगा, विचलन होगा, इसी को विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो भाई दो कंडीशन हो सकती हैं कि मतलब कि दोनों माध्यम एक समान हो, ठीक है, दोनों माध्यम एक जैसे हो, मतलब अपवर्तनांक कैसे हो, एक समान हो, ये कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब प्रकाश किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ध्यान समझना, देख तो ध्यान से, अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अब ये पृष्ठ है, इस पर लंबवत परपेंडिकुलर प्रकाश की किरण आ रही है, अविलंब नहीं, परपेंडिकुलर प्रकाश की किरण आ रही है। जो अविलंब होती है ना, एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है। और देखते जाओ ध्यान से, तो बस ये जैसे मान लो कि अविलंब ये लंबवत आपतित हो रही तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो दो कंडीशन होती है जब विचलन नहीं होता है, क्या, जब विचलन नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। या बोल सकते हैं जो विचलन एंगल होता है कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि विचलन हो ही नहीं रहा तो विचलन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विचलन इसमें हो ही नहीं रहा, मान लो कि ये वाला है, विचलन नहीं हो रहा तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, विचलन कोण जीरो हो जाएगा, बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, सी बिल्कुल सही जवाब है। 6 का कौन सा हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि वायु के कांच के आयताकार जो स्लैब है पर आपतित किसी प्रकाश की किरण का गमन पथ 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए हैं। तो मतलब कि 4 विद्यार्थियों ने बना है और किसका सही है। तो देखो पहला वाला जो चित्र दिख रहा है तो उसमें भाई बिना विचलित हुए, देखो पहला वाला जो चित्र दिख रहा है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, तो भैया ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा वाला क्या दिख रहा है, याद रखना। देखो इसे नियम क्या होता है, देखो तुमको नियम बताते हैं, डायरेक्ट नियम बताते हैं, जो गलत है तो गलत है। नियम क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये हो गया वायु माध्यम, माध्यम कौन सा गया, वायु हो गया, ये बेटा कांच हो गया, कैसा हो गया, कांच हो गया, फिर ये वायु आ गया, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जब वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है, तो ये अविलंब हमने खींच दिया। वायु से जब कांच में जा रही है तो वायु और कांच में विरल कौन सा और सघन कौन सा, तो वायु हो गया विरल और कांच हो गया सघन हो गया। तो क्या हो जाएगा, अविलंब की मतलब कि अविलंब के समीप जाएगी, थोड़ा ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। फिर देखो फिर यहाँ पर हमने क्योंकि पृष्ठ बदल कर रहा है ना, देखो ये माध्यम बदल रहा है, देखो यहाँ पर वायु हो गया, यहाँ पर कांच हो गया, इसलिए यहाँ पर अविलंब खींच दिया, ठीक है। पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ पर अविलंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखो कांच से वायु में जा रही है तो सघन से विरल में जा रही है, तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और नियम ये होता है, सुनो ध्यान से, थोड़ा और बता ऐसे है, हाँ नियम ये होता है कि ये दोनों किरणें हैं, एक ही माध्यम है, वायु है, यहाँ विचलन कैसा भी हो जाए, लेकिन यहाँ से जब किरणें निकलेंगी तो एक दूसरे की कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये चीज़ है, एक दूसरे ये वाली किरणें कैसे हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएगी। तो ऐसा चित्र कौन सा बन रहा है, तो ऐसा चित्र बी वाला सही बन रहा है। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही सारी चीज़ें सीखेंगे। ये समझो कि इस चैप्टर के आपके अलग अलग करवा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि बर्डन ना आए। प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है भाई किसमें होती है, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा प्रकाश की चाल वैसे होती सबसे ज़्यादा तो भाई निर्वात में होती है, किसमें होती है, निर्वात में होती है।
निर्वात में, वैक्यूम जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, वायु के कण नहीं होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम लोग के रहने योग्य नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम, ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं होती, वैक्यूम। तो अगर बात करें ए नंबर ऑप्शन दिया गया बेटा जल में, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसको ना पता हो तो नोट कर ले। बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, कांच में कितनी होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन कौन सा दिया गया है, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, हीरे में होती है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। इसके बाद डी ऑप्शन क्या दिया गया है, निर्वात में, तो निर्वात में कितनी होती है, देखो निर्वात में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यही प्रकाश की चाल होती है, तो देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए कि जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है, हीरे में कितना होता है, ये सब याद होना चाहिए। जो माध्यम जितना सघन होगा, सघन का मतलब जो जितना ठोस अवस्था में जाएगा, ठोस की ओर बढ़ेगा, उसके में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती चली जाएगी और उसका अपवर्तनांक उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज हम कह सकते हैं, अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा 1/v, प्रकाश की चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल लगा दो यहाँ पर, ये ठीक याद रखना। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही निकला, डी। नेक्स्ट, लिखा है वायु में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन नंबर 9, वायु में प्रकाश की चाल मतलब वी बराबर, या इसको सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सी बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसमें दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि एक पदार्थ है, पदार्थ कोई दिया गया है, ठीक है, पदार्थ मान लो कि हम मान ले पदार्थ में कोई पदार्थ दिया गया है, उसमें जो प्रकाश की चाल है, उसमें जो चाल दी गई है, जो चाल दी जाती ना, हमेशा प्रकाश की चाल ही दी जाती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल उस माध्यम में, प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो भाई लिखा है इसका अपवर्तनांक बताना है। तो देखो फार्मूला एक होता है, याद करो, n होता है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, या फिर आपको सी भी लिखा मिल जाएगा, अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, सी अपॉन वी, उस माध्यम में, जिस माध्यम में पूछा जाए उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। तो n सी कितना बेटा दिया गया है, सी दिया गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी कितना दिया गया है 1.5 इंटू 10⁸, इतना दिया गया है, ठीक है ना, इतना अपने पास दिया गया। बेस में हटाया, जीरो बढ़ाया, तो n कितना हो जाएगा, ये तो बेटा पूरा गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 कम 15 दूनी 30, ठीक ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और याद रखना n का कोई अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। तो n की वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो बताओ सही जवाब कौन सा है, तो डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हो वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो ये याद रखना। तो ये जो वायु तथा जल में प्रकाश की चाल दिया गया है ना, ठीक है, तो देखो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल बेटा वी ए ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 10 है। तो वी ए का जो मान दिया गया है, ये कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। जल में प्रकाश की चाल मतलब वी डब्ल्यू का मान कितना दिया गया, और याद भी अभी बताया था, सेम 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास दिया गया है। वायु के सापेक्ष, याद रखना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर ये दिया जाए, तो चाल में अगर बात किया जाए तो हो जाएगा वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू हो जाएगा। तो मतलब वायु में प्रकाश की चाल देखो कितनी दी गई, 3 इंटू 10⁸ अपॉन
2.25 इंटू 10⁸ 8। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आएगा 3/2.25। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, ठीक। 25 से काट दो, ये 12 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे, 3 से काटोगे, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। तो बेटा ANG वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 4/3 आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही निकला? अच्छा 4/3 है, इसको डेसिमल में चेंज करना तो जाएगा 1.33। कितना आ जाएगा? 1.33 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 तक हो गया अपने पास। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो एक चीज तुमको कुछ चीज लिखवा रहे हैं, अपवर्तनांक कहे या फिर विचलन कहे, ठीक ना। अपवर्तनांक कहे, विचलन कहे, और क्या पूर्णांक हो गया, विचलन हो गया, आधार की ओर झुकाव, प्रिज्म में आधार की ओर झुकाव, ठीक ना। अपवर्तनांक हो गया, विचलन हो गया, आधार की ओर झुकाव हो गया, प्रकीर्णन। अगर कहे सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ठीक है। अपवर्तनांक हो गया, विचलन हो गया। अभी ये जो पढ़ने को हम लोग को उसमें मिलेगा, ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में, जब वो पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पर पूरे एक्सप्लेन में आ जाएगा। तो बेटा अपवर्तनांक बोले, विचलन बोले, आधार की ओर झुकाव बोले, प्रकीर्णन बोले, ठीक है ना। आधार की ओर झुकाव बोले, प्रकीर्णन बोले, तो ये सब किसका अधिक होता है? तो ये सब भैया बैगनी रंग का अधिक होता है। अगर बैगनी रंग का अधिक है तो लाल रंग का क्या हो जाएगा? लाल रंग का कम हो जाएगा। तो लाल रंग का ज़्यादा क्या होता है? तो देखो लाल रंग की दो चीज़ याद रखना। एक होता है क्रांतिक कोण किसका ज़्यादा होता है? तो क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दो जो होता है, तरंग जो दैर्ध्य होता है किसका ज़्यादा होता है? तो याद रखना क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है लाल रंग का ज़्यादा होता है, बस ये याद रखना। बाकी और बैगनी रंग का कम हो जाएगा। और बाकी कितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आ जाएँ तो किसके लिए क्या होता है? अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? बैगनी रंग का। विचलन किसका अधिक होता है? बैगनी रंग का। प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? बैगनी रंग का, ठीक है ना। बस ये दोनों चीज़ें याद रखना। क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है? लाल रंग का। तो बेटा कम किसका होता है? तो कम किसका होगा? तो बोलोगे कम तो भैया बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, ठीक है ना। तो याद रखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही निकला? 11 नंबर। कौन सा नंबर दिया? 11 नंबर। 11 का ऑप्शन कौन सा सही है? देखा कांच का अपवर्तनांक सबसे कम किस में होता है? आपको पता है कि भैया अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग का, तो सबसे कम लाल रंग का। तो लाल कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसा लिखा है तो वायु के कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जी मतलब हो जाएगा ग्लास, कांच का अपवर्तनांक। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है हमें। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो याद करो, एक हमने फार्मूला बताया था ANG = 1/GNA। ये बेटा फार्मूला होता है, ये नोट करके लिख लो, ये कॉपी में नोट कर लो। या फिर हम कह सकते हैं GNA बराबर, इसको इधर लाओगे उसको नीचे ले जाओगे, GNA = 1/ANG हो जाएगा। हाँ ANG हो जाएगा,
तो भाई इनमें रिलेशन होता है, इनमें व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया GNA पूछा गया है तो क्या GNA तो 1 में क्या हो जाएगा ANG हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर देना तो 1/3/2, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। और डायरेक्ट भी कह सकते हो, देखो ANG बराबर दिया गया तो GNA बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/2 है ये इसकी वैल्यू कितनी 3/2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। डायरेक्ट भी आपको अगर ये तरीके आपको आते होंगे, बेसिक आपको क्लियर होगा, अच्छे से आता होगा, तो तुरंत ये वाला सवाल कर लेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सही है, सी बिल्कुल सही जवाब है। 12वें का कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आइए 13, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा और 13, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का 5 गुना, देखो दिया गया वायु के सापेक्ष कांच और कांच के सापेक्ष वायु, देखो दिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का, इसके अपवर्तनांक का ये वाला 5 गुना है। तो अगर इसको हमने ले लिया 1, इसको ले लो, अगर x ले लो तो बेटा 5 गुना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो लिखा है कांच के सापेक्ष, किसके, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, पहले के वाला फिर का वाला, याद करो पहले कौन सा था, पहले के वाला फिर का वाला, याद रखना। अगर वो लैंग्वेज पलटा दे तो भी आपको यही रखना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यही हमको फार्मूला। तो पहले के फिर के का याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखा है, वायु कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष, क्या निकालना है, हाँ, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमें क्या करना है, निकालना है। इतने तो निकालना है, तो ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो याद करो GNA बराबर, थोड़ी देर पहले बताया अभी, ANG, तो GNA की वैल्यू कितनी है, देखो GNA x लिख दिया हमने, ANG कितना है बताओ, ANG कितना है 5x है, कितना हो गया। तो बेटा x को उधर पहुंचा दें हम, कोई दिक्कत, तो बोलोगे x इंटू एक्स, तो x² इक्वल टू 1/5। अरे इधर देख लो, तो बेटा x² इधर हटाएंगे, उधर किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, रूट 1/5। तो अब यही तो देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे GNA पूछा गया था ना, क्या पूछा गया, हमसे GNA पूछा गया था, और GNA जो है ये x है और x की वैल्यू आ गई। अगर हमसे सपोज दैट यही ANG पूछा जाता तो 5x है, तो बेटा x 5 तो है और x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो 1/5 हो जाएगा। अगर ANG पूछा जाता तो आंसर हमारा ये सही होता हमसे, लेकिन GNA पूछा गया है, क्या पूछा गया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो x की वैल्यू क्योंकि ये x के बराबर हमने माना तो हो जाएगा रूट के अंदर 1/5 हो जाएगा, रूट के अंदर 1/5 हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब है। या फिर ऐसे इसको लिख सकता है, अगर रूट के अंदर a/b लिखा हो तो हम लिख सकते हैं रूट a/√b लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये लिखा है 1/5 लिखा है, रूट के अंदर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं √1/5। तो इसको √1 तो 1 ही हो जाएगा और √5 हो जाएगा। तो बेटा आंसर ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो सब तरीके आपको जैसा ऑप्शन वैसा आंसर देना। तो अगर ऑप्शन में इस टाइप का होता तो ये वाला आंसर देते, तो ये वाला हमारे पास इस टाइप का आंसर दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन मतलब ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13। आइए 14 की बात करते हैं। 14 हाँ, अच्छा सूची दी गई है कि सूची फर्स्ट को, अच्छा माध्यम अपवर्तनांक है उनको आपस में मिलाने हैं। तो भैया देखो कुछ चीज़ें याद कर लेना। तो अगर देखा जाए तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है, ध्यान दो, वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। याद रखना भैया, कौन सा याद रखना। तो ए का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, हमें लग रहा है तीसरा। अरे तीसरा तो एक ही तो दिया गया है, तीसरे में एक ही, मतलब कि तीसरा नंबर एक ही, मतलब बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो जो दिया गया जल का, याद रखना भाई जल का अपवर्तनांक
ये चीज़ें याद रख लो। जो कभी कभी सिंगल विपुल जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33 होता है। और देखो किसका दिया गया है, ये दिया हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो भैया याद रखना हीरा सबसे महंगा और सबसे 2.42 होता है। कितना हो जाएगा 2.42 होता है। और हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है 1.24, याद रखना 1.24। देखो हीरे का अपवर्तनांक कितना 2.42 होता है। और अगर बात करें चाल 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको दोगुना कर दो, इसको पलटा दो, अपवर्तनांक बन जाएगा। देखो इसको दोगुना कर दो और इसको पलटा दो, ठीक है ना। ये 24 है 42 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीके याद रखना। और हाँ, क्राउन कांच का कितना है, क्राउन कांच का जो है, क्राउन कांच का कम से कम जो आया आप वो याद कर लो कितना होता है, कितना, हाँ 1.52 होता है, 1.52 होता है। मतलब ये मेन याद रखते हैं। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरे का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का होता है, याद रखना। वायु का अपवर्तनांक लमसम 1 के बराबर होता है। देखो रियल वैल्यू ये है 1.0003। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल 14 का बी बिल्कुल सही जवाब है। देखो थोड़ा से ऑप्शन देखो तुरंत किया कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.003 होता है। तो एक का तीसरा किस में दिया, तो एक का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो वही। अब बिना सोचे समझे अगर और एक दो ऑप्शन दिए रहते तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन। इसमें भी सूची दी गई है। तो देखो ए में क्या दिया गया, आपतन कोण। याद करो आपतन कोण आखिर होता क्या है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। याद करो अभी बताया था हमने, क्या बताया था, 10 ऐसे जा रहा है, ये अविलंब है, ये ऐसे जा रहा है, तो दूर हटा दो, ठीक। ये हो गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित, क्वेश्चन नंबर 15, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये हो गया पृथककारी पृष्ठ या केवल पृष्ठ हमने लिख दिया। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो गया, ठीक है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब भी पूरा अभिलंब है। अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोला जाता है, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्लियर हो गया चीजें। तो भैया ए का कौन सा सही हो जाएगा, ए का ऑप्शन मैचिंग करते हैं हम लोग, ए का। तो आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये तो है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, तो ए का चौथा सही है, ठीक है। तो ए का चौथा दो में दिया गया, ए और डी में दिया गया, ठीक है ना। चलो अपवर्तन कोण की बात करते हैं। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। तो बी का दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो ए का चौथा बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा। तो भैया ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। बताओ आए कि नहीं, क्योंकि मैचिंग हो गई ना अपनी। अब बात करते हैं अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन भाई क्या होता है, तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन हो जाना ही। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पथ से, ये अपने पथ इसका सीधा है, अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये चीजें हो गई। आगे देखो भाई अपवर्तनांक क्या होता है। अरे अपवर्तनांक क्या होता है, आपतन कोण की ज्या n= होता है भैया साइन आई अपॉन साइन आर। क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। तो साइन को ज्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। तो भैया आपतन कोण आई क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो बताओ ये भी वाला समझ में, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, बता दी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कथन कारण प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन है, इनको इग्नोर भाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन केवल दिए गए हैं तो वही करा देते ताकि आपको समझ है। सिंपल, बेसिक आता होगा तो आराम से कर लेंगे। देखो बेसिक आएगा तो आप कोई भी नया क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए बताते हैं।
इसमें देखो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु जो कथन है लिखा परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कथन सत्य दिया गया है और परंतु कारण असत्य है, तो सी सही हो जाएगा। और डी की बात करते हैं तो कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर देखो क्या लिखा है इसमें, कुछ लिखना क्या है इसमें, कुल बताना है हमें। 16 नंबर बेटा ये लिखा है कि जब, तो क्या लिखा है, कथन क्या लिखा है, लिखा है जब प्रकाश वायु से जल में जाता है, ठीक है ना। आइए तो देखो पूरा बना के बता रहे हैं क्वेश्चन 16। वायु से किस में जा रहा है, जल में जा रहा है, ये हो गया जल। वायु से अगर जल में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वायु से किस में जा रहा है, जल में जा रहा है। हाँ, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। भैया वायु कैसा विरल है, ये जल कैसा सघन है, तो समीप आएगा। लेकिन विचलन हुआ कि नहीं, चाहे विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, रास्ता बदल लेगी, तो इसी को विचलन कहते हैं। और यही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो बताओ विचलन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब प्रकाश वायु से जल में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब कि ये जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है, जो कथन दिया गया है, कथन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। कारण क्या होता है भाई, ये भी दिया गया है। देखो कारण क्या है, वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है, नहीं भाई। वायु का अपवर्तनांक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 होता है, ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, ये जल का अपवर्तनांक हो गया। और इसमें कह रहा है वायु का अपवर्तनांक, ये वायु का अपवर्तनांक है, ठीक है ना, और ये जल का अपवर्तनांक है। वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है, बिल्कुल गलत भैया। व्याख्या तो दूर की बात है, गलत दिया गया है। तो बताओ कौन सा, कथन तो सत्य है लेकिन परंतु कारण क्या है, बिल्कुल असत्य है। कारण क्या है, कारण बिल्कुल गलत जवाब है। तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16वें का कौन सा हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 नंबर भाई क्या कह रहा है, ऐसे बताओ क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी आती होगी चीज तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 की बात करते हैं अब। 17 क्या लिखा हुआ है, लिखा है कांच के गिलास में भरे जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। देखो अगर मान लो हमने एक जल से भरा हुआ बीकर लिया, उसमें एक पेंसिल को आधी डुबा दिया, ऐसे आधी डुबा दिया, आधी दिख रही है, तो पेंसिल यहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। अपवर्तन की ये कारण है, अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। तो बताओ कारण तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कारण बिल्कुल सही है, ठीक ना। सॉरी कारण कह रहे हैं, कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण की बात करते हैं, ठीक है ना। कथन तो भाई बिल्कुल से, अब कारण की बात करते हैं। कारण क्या कह रहा है, देखो कारण ये कह रहा है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो अपवर्तनांक है प्रकाश की चाल, ठीक ना, प्रकाश की चाल मतलब सी, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इसने कहा तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला वाला ये कारण भी सही है, लेकिन जो कथन में कहा गया है ना, ये मुड़ी हुई पेंसिल, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। सत्य तो दोनों है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने आपको आज जो टोटल है, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के 17 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में बात करेंगे तो लेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंस के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पूरा चैप्टर प्रैक्टिस के जरिए पूरा चैप्टर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा रिवीजन हो, आप पढ़ चाहे जितना ले, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ कल्याण नहीं होना है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और हम वही काम आपको यहाँ पर करवाएंगे। आपने स्कूलों में, कोचिंगों में, जहाँ कोचिंग पढ़ते होंगे, बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से वंचित रह जाते हैं। तो प्रैक्टिस वो हम करा देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो
अगर आपको ये सारे मतलब कि इसके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है, ठीक है। और हमने इस चैप्टर के प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल भी करवा दिए, तो उनको भी जरूर देखना है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाइए, साइंस का एक अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें देखिए क्लास 10th का साइंस का प्ले लिस्ट बना, प्रैक्टिस क्वेश्चन केवल है उसमें न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं, और उसमें थ्योरी भी हमने बताई है, मतलब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से थ्योरी बताई है। तो हम लोग अब लेंस की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस की चर्चा करेंगे, तो लेंस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, अगर लगा हो कि हमने यहाँ से कुछ सीखा है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आखिर कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।